पार्टी पढ़ाई तो मस्ती चल रही होगी, जैसा मुझे लगता है कि पढ़ाई मस्त चल रही होगी। आप लोग भी पढ़ाई को एकदम मन लगा के करोगे। मन लगाना है, दिल लगाना है, दिमाग लगाना है, सब कुछ लगा दो तन मन धन से, पूरा जुट जाओ, क्योंकि अब हमारे पास जो समय बचे हैं वो गिनती गिनती के समय बचे हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, ओके खत्म, टाटा, सब हो गया हो गया। उसके बाद आ जाएगा आपका 5th में, जिसका है सबको इंतजार। आप ही नहीं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स उस दिन का इंतजार कर रहे हैं भाई, बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं। नीट 2024, जिस एग्जाम को क्रैक करने की कर रहे हो आप तैयारी, बेटा पूरा लगा दो अपने आप को, पूरा लगा दो अपने आप को, पूरी जान लगा दो, जितना कर सकते हो, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो भाई। पढ़ाई करके कोई नुकसान नहीं होने वाला, पढ़ाई करके कोई नुकसान नहीं होने वाला, पढ़ लिख करके आपका कोई नुकसान नहीं होगा, हमेशा फायदा ही फायदा है। और सीधी सी बात है, जब पढ़ाई को अपना मान लिया है, पढ़ाई से इश्क हो ही गया है, तो अब इसमें फायदा नुकसान देखने की जरूरत ही क्या है भाई। भाई सीधी सी बात है, अगर प्यार हो गया है, अगर इस पढ़ाई से प्यार हो गया है, तो इसमें फायदा क्या नुकसान क्या? फायदा तो होना ही है, मैं कह रहा हूं, लेकिन फायदा नुकसान छोड़ दो, पहले तो आप अपने आप को पूरा डुबो दो इस पढ़ाई के सागर में। इसी सागर में डुबोने के लिए मैं लेकर के आया हूं आपका ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज जो आप डिस्कस करने वाले हो, इस चैप्टर की जान है। नीट 2024 का एग्जाम कह लो या पुराने पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कह दो, उठा के देख लेना। आज की क्लास और पीवाईक्यूज मैच करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आज की क्लास की अहमियत कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है। तो आप देखेंगे आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसमें मेन टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं कि मेन टॉपिक क्या होने वाला है। एक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था, काफी कुछ बता भी दिया था, इसमें कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। बात करेंगे रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन के पार्ट्स में जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं उनका क्या रोल होता है। और बात होगी एक स्पेशल ऑपरेटर, जिसको मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला भी था कि एक ऐसा ऑपरेटर्स पाया जाता है, एक ऐसा सिस्टम जो हमारी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है, उसका नाम है जेजीए, जस्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर। इसके बारे में भी बात होगी भाई। और होगा रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, किडनी के काम को करने के लिए, फंक्शन करने के लिए किस टाइप का रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है, कौन सा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है, इसके बारे में बात होगी। तो शुरुआत करते हैं, अपने फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन और कहानी वहां से जहां से बात हमने कल शुरू की थी, कल भी हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो मुख्य रूप से यूरिन फॉर्मेशन जो किडनी में हो रहा है, उसका पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। क्या कहते थे? इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है सबसे पहला स्टेप, फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, जहां पे लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड, 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट, 20% वॉल्यूम ऑफ द कार्डियक आउटपुट किडनीज में भेजा जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। किडनीज में फिल्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है अप्रोक्सीमेटली 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड, 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट। एक मिनट में इतना ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जाता है किडनीज के अंदर। और ये जो ब्लड होता है, इससे जो फिल्ट्रेट फॉर्म होती है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर मिनट, अमाउंट ऑफ filtrate formed in 1 minute, amount of filtrate formed in 1 minute per minute is GFR, जो कि होता है 125 ml per minute। कितना होता है बच्चों? ये होता है 125 ml per minute। कितना? 125 ml per minute होता है। एक मिनट में 125 ml, जो कि 1 डे अगर आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली 180 लीटर्स पर डे, 180 लीटर्स पर डे होता है, 180 लीटर पर डे होता है भाई। तो एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, और इस फिल्ट्रेट में सब कुछ है जो ब्लड में है। फिल्ट्रेट जो है, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में जो कुछ भी है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स को हटा दो, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो बड़े साइज की प्रोटीन है उन्हें हटा दो, तो जो बाकी बचा वो सब कुछ, मतलब वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, सब कुछ है उस ब्लड में, उस फिल्ट्रेट में। तो फिल्ट्रेट इंक्लूड्स एवरीथिंग ऑफ द ब्लड। क्वेश्चन उठता है, ये जो कुछ भी फिल्ट्रेट में आया है, मैंने कहा था कि ये जो फिल्ट्रेशन है, याद रखेंगे, एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस। नॉन सेलेक्टिव मतलब यहां सिलेक्शन नहीं किया जाता, कोई भी चीज जो ब्लड में है, नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है ये। कोई भी चीज, एनीथिंग व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, इफ इट इज ऑफ स्मॉल साइज, अगर ये डिसॉल्व फॉर्म में उस ब्लड में पाया जाता है, उस प्लाज्मा में पाया जाता है, उस वाटर में पाया जाता है, आसानी से फिल्टर हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस, एवरीथिंग ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंटर्स इन प्लाज्मा एक्सेप्ट, ये भी चीज ऐड कर सकते हैं, इसको बताया था मैंने, एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स, लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स, इन्हें छोड़ दें तो लार्ज प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ दें, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स आर फिल्टर्ड हियर, आर फिल्टर्ड ड्यूरिंग, filtered through minute pores or very small ultra microscopic, बहुत ही thin membranes के through minute pores, through minute pores जो फिल्ट्रेशन होता है वो सब कुछ फिल्टर हो गया। मतलब इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स वेस्ट, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, सब कुछ है उसमें। तो कह रहे हैं यहाँ पे ऑल कंस्टिट्यूएंट्स मींस इट इंक्लूड्स क्या? इट इंक्लूड्स वेस्ट, it includes nitrogenous metabolic wastes, it includes toxins, it includes antibiotics, anything toxins या कोई भी ड्रग हो सकता है, antibiotics हो सकती है, ये केमिकल्स हो सकते हैं। it includes these things, और it may include water, it includes electrolytes, also, it includes ions, it includes nutrients and hormones also। तो कह रहे हैं वो सब कुछ जो ब्लड में था वो नीचे फिल्टर होकर के फिल्ट्रेट आ चुका है। अब क्वेश्चन उठता है कि पहला स्टेप हो गया, फिल्ट्रेट फॉर्म्ड हो गया, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट है 19, अगर आप देखो 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है। क्या इतना ज्यादा जो फिल्ट्रेट बना है, क्या सब यूरिन बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, मैंने बताया। अब शुरुआत होती है उस स्पेशल मैकेनिज्म की, उस स्पेशल प्रोसेस की, जो होते हैं सेकंड 2 स्टेप्स, जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप उनके बारे में बात होगी। एक होता है जिसे कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या नाम होता है? एक होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन होता है एक, और दूसरा होता है सेलेक्टिव सीक्रेशन, ट्यूबुलर सीक्रेशन। और जैसा कि हम जानते हैं, ट्यूबुलर सीक्रेशन हो या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है, ये दो के दोनों इवेंट्स जो होते हैं ये सेलेक्टिव इवेंट्स होते हैं, ये सेलेक्टिव इवेंट्स होती हैं।
यहां सिलेक्शन किया जाता है कि कौन नीचे जाएगा, कौन एब्जॉर्ब होगा, किसका सिक्रीशन किया जाएगा। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बचेगा, अब जो बचेगा फिल्ट्रेट माइनस रीअब्जॉर्प्शन प्लस सिक्रीशन इज इक्वल टू यूरिन। और यूरिन पर डे जैसे कि मैंने बताया था फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे होगा, लेकिन यूरिन जो होती है वो होती है 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। तो अब शुरुआत होगी उस कंसेप्ट, उस मैकेनिज्म की, आज डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। एक एक पॉइंट को पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो सबसे पहला जो पॉइंट है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यही बताने के लिए काफी है कि जो फिल्ट्रेट बना है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहली बात यही है कि जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है उसका पर्पस क्या है, टू एब्जॉर्ब द कंटेंट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट। सेलेक्टेड कंटेंट्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव कंटेंट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट, कंटेंट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट के सेलेक्टिव कंटेंट्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सेलेक्ट करके रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। केवल सेलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कंटेंट्स को ही अब्जॉर्ब किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लूकोज से रिलेटेड है, ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स जो फिल्टर होकर के ब्लड से आई है, यहाँ पे दे आर अब्जॉर्ब्ड ऑलमोस्ट 100%। ब्लड में पाई जाने वाली जो ग्लूकोज या अमाइनो एसिड फिल्टर होकर आई है बोवेंस कैप्सूल में, तो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स ऑलमोस्ट अब्जॉर्ब या सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखेंगे ऑलमोस्ट एंटायर ग्लूकोज 100% ये एब्जॉर्ब हो जाती है। ऑलमोस्ट 100% ग्लूकोज अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन पे याद रखेंगे और अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन याद रखेंगे। कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, इनका रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ATP is used, ATP is required for this absorption। इसीलिए याद रखना है, यहाँ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड 100% हो जाती है। कहां पे, इन द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दैट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज पीसीटी, और वहां एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, एक बात जो मैं लिख रहा हूं ये क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, नियरली 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, नियरली 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो पार्ट है जहां पे नियरली 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड और ग्लूकोज 100% रीअब्जॉर्ब हो जाती है, और मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। मैक्सिमम वाटर इज रीअब्जॉर्ब, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ये सब पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले पॉइंट, इसलिए हर लाइन आप आज जो लिखोगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नोट्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए नोट जरूर कर लेना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, पीसीटी में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हो, या ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही आप लिख लो, ऑस्मोसिस होती है वाटर के लिए, ऑस्मोसिस टर्म यूज करते हैं, जहां पे वाटर अपने हाई जोन से लो जोन की तरफ मूव कर जाती है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू वाटर मूव कर जाता है। यहां वाटर के लिए ऑस्मोसिस हो रही है, डिफ्यूजन हो रहा है वाटर का, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। तो अगर हम कहें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में मोस्ट कंटेंट पीसीटी में अब्जॉर्ब हो गया, मोस्ट कंटेंट पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों, हमें पता है पीसीटी में क्या होता है, वहां की सेल जो होती है ब्रश बॉर्डर से, मतलब ऐसी डिजाइन नहीं की गई कि उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाए। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो लूप ऑफ हेनले होती है, याद रखें। अब यहां पे भी कुछ सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन ध्यान देंगे। कह रहे हैं जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है ऑफ लूप ऑफ हेनले, या जिसे हेनलीज लूप कहते हैं, तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलीज लूप जो होती है, दैट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल होती है, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब में जैसे ही जब फिल्ट्रेट पहुंचता है, वहां से इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, वहां से खाली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, बट इट इज परमिएबल फॉर वाटर। अब देखो फिर क्वेश्चन कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स बट परमिएबल टू फॉर वाटर, तो सीधा सा बताएंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जस्ट उल्टा होता है असेंडिंग लिम्ब। और इसी के उल्टा अगर कर दें, असेंडिंग लिम्ब के बारे में अगर लिख दूं, असेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की होती है, ऑफ हेनलेज लूप जो होती है बच्चों, ये कैसी होती है, इट इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल होती है, परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, बट इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। एकदम उल्टा, जस्ट उल्टा, इम्परमिएबल फॉर वाटर। मतलब असेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, सॉल्ट्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये सारी बातें यहां से क्लियर हो जाती हैं। वाटर के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। लिखेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कुछ बच्चे कहेंगे सर थोड़ा सा टाइम दे दो लिखने के लिए, हम नोट्स बना रहे थे, हमको टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए, देता हूं भाई, देता हूं, लो ले लो टाइम, ले लो तुम टाइम, ले लो नोट्स बनाने का टाइम लो, बनाओ छापो। पहला पॉइंट कहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टिव कंटेंट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टेड कंटेंट्स आएंगे। दूसरा ग्लूकोज अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब इन पीसीटी ऑलमोस्ट 100% बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रीअब्जॉर्ब होता है। दूसरा तीसरा पॉइंट कहता है नियरली 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब हेनले लूप की इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स बट परमिएबल फॉर वाटर। वापस एकदम उल्टा कर लो, असेंडिंग लिम्ब होता है वो असेंडिंग लिम्ब परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स बट इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर का आज जो आप पढ़ने जा रहे हो, हर लाइन में आप देखोगे कोई ना कोई क्वेश्चन बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है, दिल लगाएंगे तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आप देखेंगे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में दो तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। एक होता है जिसे कहते हैं नॉर्मल ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी, एक होता है ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, ये होना ही है, ऑब्लिगेटरी ऑब्लिगेशन है, ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपल्सरी है। और दूसरा है फैकल्टेटिव, कौन सा, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो दो तरीके का है, फैकल्टेटिव जो होता है वो होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी होता है भाई, टेम्पोरेरी होता है, ये लॉन्ग, ये हमेशा नहीं कह रहे टेम्परेरी हो रहा है, इसे कहते हैं कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कंडीशनल, किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं। और एक है ऑब्लिगेटरी जिसे कंपल्सरी कहा जाता है, ये कंपल्शन है, ये होना ही है। और कंपल्सरी रीअब्जॉर्प्शन में मेन रोल प्ले करता है आपका, मेन रोल प्ले करता है पीसीटी एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, पीसीटी एंड डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है ऑफ हेनलेज लूप, हेनलीज लूप में कंपल्सरी एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो रीअब्जॉर्प्शन है यहाँ पे पीसीटी में, इन पीसीटी जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, इन पीसीटी उसके पीछे ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स पाई जाती हैं। कैसी सेल्स होती हैं, ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स पाई जाती हैं। तो ये जो ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स होती हैं जिन्हें माइक्रोविलाई कंटेनिंग सेल्स कहते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स कहते हैं, यार ये क्यूबॉइडल सेल जिसमें माइक्रोविलाई वो सरफेस एरिया बढ़ाती है और खूब सारा एब्जॉर्प्शन होता है। टोटल अमाउंट अगर ओवरऑल देखोगे यहाँ पे तो लगभग 80% वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर, 80% वाटर खाली यही ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर वही फैकल्टेटिव की बात करें, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो याद रखेंगे ये होता है कहां पे, इन डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट्स में होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में होता है। और ये बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, याद रखेंगे डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट्स से जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कंडीशन। किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड्स अपॉन बॉडी कंडीशंस, बॉडी की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है, बॉडी की नीड कैसी है उस पर डिपेंड करता है, बॉडी में वाटर की कमी होगी उस पर डिपेंड करता है, बॉडी में वाटर बहुत कम है तब ये एब्जॉर्ब होगा, नहीं कम है बॉडी में सफिशिएंट वाटर है तब ये प्रोसेस होने की जरूरत नहीं, मतलब ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक सिचुएशन पर। ये तब होगा, ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है। कब होता है, इट टेक्स प्लेस अंडर हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल यहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो हार्मोन हम आगे भी पढ़ेंगे, एक हार्मोन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन जो इनडायरेक्ट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एल्डोस्टेरोन जिसे कहते हैं ये मेनली सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय वाटर होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एल्डोस्टेरोन मेनली हेल्प्स इन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, वाटर उसके पीछे पीछे फॉलो करता है, वाटर सोडियम को फॉलो करता है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 नेफ्रॉन के पार डीसीटी को क्रॉस करके नेफ्रॉन के अंदर जो वाटर है वो सोडियम आयंस के पीछे पीछे आ गई। याद रखेंगे सोडियम आयंस वाटर का एक ऐसा दोस्त है जिसके पीछे वाटर 7 समंदर पार करके भी पहुंच सकता है। तो ये जो मेनली सोडियम आयन, जहां सोडियम आयन जाएगा ज्यादा जाएगा वहां पे वाटर उसको फॉलो करेगा। तो ये एल्डोस्टेरोन। और दूसरा हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हम लोग, इसे कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर का एब्जॉर्प्शन। टोटल एब्जॉर्प्शन का 20% एब्जॉर्प्शन यहां होता है इस पार्ट में, टोटल वाटर का 20% इस पार्ट में होता है, डिस्टल पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल में होता है। और 80% मैक्सिमम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है आपका इन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड पीसीटी। पीसीटी की लेयर जो होती है वो ब्रश बॉर्डर्ड सेल की बनी होती है, इसलिए मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन को सपोर्ट कर पाती है। तो ये तो हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। अगर हम पूरा नेफ्रॉन देखें कि क्या रीअब्जॉर्ब क्या सीक्रेट हो रहा है, मतलब आप समझ के देखेंगे कि क्यों कोई चीज रीअब्जॉर्ब की जाती है। मैंने क्या बताया, मैंने कहा बॉडी के अंदर अगर वाटर का बैलेंस करना है, सॉल्ट का बैलेंस करना है, न्यूट्रिएंट्स का लेवल मेंटेन करके रखना है, तो इसके लिए जो फिल्ट्रेट है तो उसमें हर एसेंशियल इंपॉर्टेंट कंटेंट या सेलेक्टेड कंटेंट्स को बॉडी में इसीलिए रीअब्जॉर्ब किया जाता है ताकि हम अपने ब्लड के वॉल्यूम को हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करके रखें। ये सब कुछ होमियोस्टैटिक बैलेंस का पार्ट है। तो क्या ये तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। ट्यूबुलर सीक्रेशन किसका किसका और क्यों और कहां हो रहा है, ये देखेंगे, पूरा डायग्राम ही समझेंगे इस पे, एक पूरे नेफ्रॉन का चित्र ही बना करके आपको समझाता हूं, ध्यान से देखेंगे। कह रहे एक नेफ्रॉन से समझ लो आप, एक नेफ्रॉन को देखो और समझ लो कि अलग अलग कौन से पार्ट में किस चीज का एब्जॉर्प्शन या किस चीज का सीक्रेशन हो रहा है। ये मान लो आपका नेफ्रॉन है, ये मान लो आपका नेफ्रॉन है, ये हमारा आपका प्यारा नेफ्रॉन। देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कहां कौन रीअब्जॉर्ब होता है और कहां कौन सीक्रेट होता है, कहां कौन रीअब्जॉर्ब होता है, कहां कौन सीक्रेट होता है। देखेंगे, एक एक बात को समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे। देखें, देखें और समझें। यह ये देखें, ये रहा नेफ्रॉन। मान ले कि नेफ्रॉन है भाई, मान लो भाई, मान लो कि नेफ्रॉन है, बस समझने के लिए मान लो मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं अब जो फिल्ट्रेट आया है यहाँ पे, ये जो फिल्ट्रेट आया है ब्लड के ही कंपोनेंट थे, जब ये पीसीटी में पहुंचता है, जब ये पीसीटी में पहुंचता है, जरा हम एरोज के बारे में बात कर लेते हैं। छोटी 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 एरो बना लेते हैं। चलो हम बनाते हैं एरो, उल्टी एरो बनानी थी हमें, तो हमें बनानी है उल्टी, इधर बाहर की तरफ एरो, ये एरो। चलो भाई इधर एक और एरो, एरो पे एरो, एरो पे एरो, एरो पे एरो। ये देखो ये एरो लगाई हमने, ये एरो हम लगाते जाएंगे, जहां जहां लगाएंगे, जहां जहां लगाएंगे। तुम क्यों नहीं सीधे होते हो भाई, टेढ़े कैसे हो जाते हो गंदे बच्चे। ये बनाएंगे एरो, ये जितनी बाहर जा रही है सब रीअब्जॉर्प्शन को बता रही है बड़ू, जितनी एरो बाहर जा रही है ये सब रीअब्जॉर्प्शन को बता रही है, ये रीअब्जॉर्प्शन को बता रही है, ये सब रीअब्जॉर्प्शन बता रही है, ये सब रीअब्जॉर्प्शन। एरो बाहर मतलब रीअब्जॉर्प्शन, एरो बाहर मतलब रीअब्जॉर्प्शन, ये सब रीअब्जॉर्प्शन, ये सब रीअब्जॉर्प्शन है भाई, एरो से याद रखेंगे।
एरो बाहर मतलब रीअब्जॉर्प्शन, एरो बाहर मतलब रीअब्जॉर्प्शन, एरो बाहर, एरो बाहर, एरो बाहर मतलब रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जितनी भी एरो आप पूरे नेफ्रॉन में बाहर निकलते हुए देख रहे हो, ये सब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। जितनी चीजें रीअब्जॉर्ब होंगी सेलेक्टिवली, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख लिख करके बता देता हूँ, लिख लिख करके बता देता हूँ कौन कौन रीअब्जॉर्ब हो रहा है। मैंने लिखा न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज और अमाइनो एसिड, ये रहा आपका ग्लूकोज, ये रहा अमाइनो एसिड, ये सब रीअब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम आयंस या क्लोराइड आयंस रीअब्जॉर्ब हो गए, सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब हो गए, क्लोराइड आयंस रीअब्जॉर्ब हो गए, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहा है, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है। मतलब यहाँ पे हर चीज जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए वो रीअब्जॉर्ब हो रही है, सोडियम क्लोराइड से लेकर के वाटर तक रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो ये आ गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और यहाँ पे भी वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। एसेंडिंग लिम्ब इम्परमेबल फॉर वाटर, लेकिन सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, NaCl का एब्जॉर्प्शन होता है, सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन होता है, Na+ का रीअब्जॉर्प्शन होता है, Mg और कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, Mg2+ का या कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और बात करते हैं इधर फिर से वापस सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, ये कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं यूरिन, ये देखो कह रहे हैं नेफ्रॉन के अंदर मैंने बताया था यूरिया जो होता है वो लेस टॉक्सिक बनाया गया है, अमोनिया को कन्वर्ट किया गया है यूरिया में। यूरिया जो है वो हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस में भी हेल्प करता है। कह रहे हैं जब बहुत ज्यादा वाटर अगर एब्जॉर्ब हो जाता है, यूरिया की कंसंट्रेशन यहाँ जब बहुत हाई होती है, तो कह रहे हैं कुछ अमाउंट यूरिया की जो होती है, कुछ अमाउंट यूरिया की जो होती है वो यूरिया ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से भी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो जितनी चीजें हम एरो को बाहर जाते हुए देख रहे हैं, आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड 100% एब्जॉर्ब हो गई, बाकी सारे अलग अलग परसेंट वाइज एब्जॉर्ब होंगे। सबसे ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन इस PCT और बाकी बचे H2O, यहाँ पे कंपलसरी वाटर एब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग लिम्ब में हो रहा है। इसके बाद जो वाटर एब्जॉर्ब होगा यहाँ पे या यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। और वहीं ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करूं, अब देखें, अब वही एरो जो आपने बाहर जाती हुई देखी थी, अब जो एरो आप बाहर जाते हुए देख रहे थे, अब अंदर आती हुई दिखाई देगी। देखो कुछ एरो आपको दिखेगी अंदर आती हुई, ये देखो नेफ्रॉन के अंदर घुसती हुई एरो ये बताती है, नेफ्रॉन के अंदर आती हुई एरोस ये बताती हैं कि ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ऑल दीज ब्लू एरोज दे रिप्रेजेंट द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये देखो यार यूरिया का एब्जॉर्प्शन भी और यूरिया का सिक्रीशन भी हो सकता है, लेकिन फर्क इतना है यूरिया का एब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट से होता है, यूरिया का सिक्रीशन असेंडिंग लिम्ब में होता है। रीजन आप देखो, कह रहे जब यूरिया यहां ज्यादा होगी, यूरिया जब यहां ज्यादा होगी, यूरिया जब यहां कम होगी, यूरिया जब यहां ज्यादा यहां कम होगी, तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन होगा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ये ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए, बॉडी की कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए, मेडुला के अंदर की कंसंट्रेशन को, जब मेडुला के अंदर का कंसंट्रेशन खराब होता है तो कुछ अमाउंट यूरिया की रिटेन कर ली जाती है, और इसलिए कर ली जाती है, यहां स्टार लगा देता हूं मैं, ये नोट कर लो। कह रहे हैं यूरिया जो होता है, ये हमें पता है कि यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक है। लेस टॉक्सिक क्यों बनाया है, इसे रीजन है क्योंकि सम अमाउंट कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी, इसकी कुछ अमाउंट बॉडी में, so that some amount of this urea, some amount can be retained in the body, कुछ अमाउंट बॉडी के अंदर रह सकती है, रिटेन रह सकती है, retained in the body। तो बॉडी में कुछ अमाउंट यूरिया की रह सके, इसीलिए हमने अपना कचरा यूरिया के फॉर्म में बनाया। तो देखिए कुछ अमाउंट यूरिया के हम यहाँ स्टोर कर ले रहे हैं। कह रहे जब यहाँ यूरिया ज्यादा होगा, ये देखें जब यहाँ इस इंटरस्टिशियल स्पेस में यूरिया ज्यादा होगा, तो यहाँ पे यूरिया अगर कम है तो ऐसी कंडीशन में ये यूरिया यहाँ ऐड कर दी जाती है, इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो जितनी एरो आप बाहर जाती हुई देख रहे हो वो सारी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को बता रही है, और जितनी एरो आप अंदर आती हुई देख रहे हो, अंदर आती हुई एरो जो देख रहे हो, ये सारी एरोज बताती हैं कि मैं हूं ट्यूबुलर सिक्रीशन, मैं हूं ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब चाहे वो ट्यूबुलर सिक्रीशन PCT में हो रहा हो, चाहे वो ट्यूबुलर सिक्रीशन PCT में हो रहा हो, या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन PCT में हो रहा हो, या फिर DCT में हो रहा हो, या फिर कहीं भी हो रहा हो किसी भी पार्ट में, वो होता है मेनली आयनिक बैलेंस के लिए, pH बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट और टॉक्सिन्स को ऐड करने के लिए। ध्यान से देखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट, अमाइनो एसिड, अमोनिया या टॉक्सिन्स को ऐड करने के लिए, या ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। ट्यूबुलर सिक्रीशन का जो पर्पस होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन का जो पर्पस होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, pH बैलेंस करना, या फिर एक्स्ट्रा वेस्ट ऐड करना। जैसे एक्स्ट्रा टॉक्सिन जो हमारे बॉडी में है, सम एडिशनल टॉक्सिन्स, सम एडिशनल ड्रग्स, सम एंटीबायोटिक्स, ये सब कुछ इधर से ऐड किया जाएगा, या फिर अमोनिया जो एक्स्ट्रा अमोनिया होगी इसे भी ऐड किया जाएगा। इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। इसके अलावा H+ आयंस का pH बैलेंस करने के लिए, या फिर अगर आप देखोगे K+ आयंस या H+ आयंस, ये pH बैलेंस करने के लिए, मैंने कहा ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए सीक्रेट किए जाते हैं। K+ आयंस या H+ आयंस को ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, pH बैलेंस के लिए यहाँ ऐड किया जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आप देखोगे यूरिन जो यहाँ से पास आउट हो रही है, यहाँ से जो फाइनली जो प्रोडक्ट जा रहा है उसका नाम है यूरिन, और यूरिन जो होता है उसका pH एसिडिक होता है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिन का जो pH होता है, pH ऑफ यूरिन इज 6.0। यूरिन का pH 6.0 होता है, एसिडिक होता है। क्वेश्चन क्यों होता है 6.0? आप बताओगे यूरिन का pH 6.0 इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। किसका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ H+ आयंस। जैसे कि आप थोड़ी बहुत केमिस्ट्री जानते होंगे, कह रहे जितना H+ आयन ऐड होता है, जितना H+ ऐड होगा, जितना ये H+ ऐड होगा, उतना ही ज्यादा एसिडिक कंपोनेंट बढ़ेगा। मोर H+ मतलब मोर एसिडिक यूरिन। तो क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए, पूछ दिया जाए कि यूरिन का pH स्लाइटली, ये जो एसिडिक pH है 6.0, ये क्यों होता है? बताओगे ड्यू टू द एडिशन या ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा है? ट्यूबुलर सिक्रीशन।
तो इस ट्यूबुलर सिक्रीशन की वजह से यूरिन का पीएच एसिडिक हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, ट्यूबुलर सिक्रीशन का मेन पर्पस और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मेन पर्पस, मतलब इन दोनों को देखें स्टेप बाय स्टेप। मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट बनेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर होगा ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या मतलब, स्टेप बाय स्टेप समझे। कह रहे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके फिल्टर कर दिया, छान दिया ब्लड को, फिर उसमें से सेलेक्टेड कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जब सेलेक्टेड कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सेलेक्टेड कंटेंट जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो यूरिन की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब कह रहे हैं यूरिन की कंसंट्रेशन पे जो इफेक्ट पड़ा है उसको बैलेंस करने के लिए, आयनिक बैलेंस के लिए, ये देखो ये एब्जॉर्ब करता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल कंटेंट, एब्जॉर्ब यूजफुल कंटेंट, यूजफुल कंटेंट को एब्जॉर्ब किया गया है। लेकिन अब क्या हुआ, जब एब्जॉर्प्शन हुआ तो इससे पीएच और ऑस्मोटिक बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा। कह रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन पीएच या आयोनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन किया जाता है। और कौन से पार्ट में क्या सीक्रेट और एब्जॉर्ब होता है, ये चित्र आपको एनसीईआरटी की बुकलेट में भी मिल जाएगा। मैंने इसलिए खुद बनाया था कि आप वन बाय वन ये समझ सके कि कौन कहां रीअब्जॉर्ब हो रहा है। जितनी व्हाइट लाइंस हैं वो सब रीअब्जॉर्प्शन को बता रही हैं और जितनी ब्लू लाइंस बनाई हैं वो सब ब्लू लाइंस ट्यूबुलर सिक्रीशन को बता रही हैं। इस चित्र को आप याद रखेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। जरा एनसीईआरटी की भी कुछ बातें कर ली जाए। एनसीईआरटी के इस चित्र को देखो, एनसीईआरटी के इस चित्र को देखो और समझो। कह रहे हैं इसमें एक कंफ्यूजिंग पॉइंट दे रखा है, आप देखोगे ये जो K+ है इसको यहां एब्जॉर्ब होते हुए भी दिखाया है और एनसीईआरटी में लिखा है कि K+ यहां सीक्रेट भी होता है, K+ का सीक्रीशन भी होता है, K+ का एब्जॉर्प्शन भी होता है, ऐसा दिखाया गया है। आप थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेंगे, आप थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लेंगे, इससे बेटर ये जो यहां लिखा है ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, ये पॉसिबिलिटी कम होती है, आप करेक्शन कर लें। ये ट्यूबुलर सिक्रीशन, मेनली ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। आप लिख लें, इस पॉइंट को यहां लिख रहा हूं, K+ का मेनली ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, जहां भी होता है मेनली इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन रेयरली होता है, जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। तो मेनली लिखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है K+ का। तो बस इस कंफ्यूजिंग पॉइंट को यहां से हटा दें, बस उसके बाद आप देखें सब कुछ आपको वैसे ही मिल जाएगा। H+ ऐड हुआ, K+ ऐड हुआ, अमोनिया ऐड हुई, बाकी चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, चाहे वो बाइकार्बोनेट हो, चाहे वाटर हो, चाहे सॉल्ट हो। जब नीचे जा रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहे हैं तो डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर की एब्जॉर्प्शन हो रही है, वाटर के लिए परमेबल है, लेकिन असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमेबल केवल सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करती है, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करती है। और इसमें आप देख सकते हो लूप ऑफ हेनले में ये हिस्सा जो होता है इसे कहते हैं थिक सेगमेंट। ये थिक है, थोड़ा मोटा हिस्सा है, और नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिखेगा, वो जो नीचे वाला हिस्सा जो दिखेगा, वो जो पार्ट है ये थिन सेगमेंट कहा जाता है। तो कभी-कभी इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से थिक और थिन सेगमेंट में यूरिया कहां रीअब्जॉर्ब हो रही है। अगर पूछा जाए यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होता है, तो आप देखें यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन ये रही यूरिया, ये है यूरिया। तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, थिन, यहां से कलेक्टिंग डक्ट से हो रहा है, और इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन जो होता है वो होता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में। तो यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है डीसीटी, और डीसीटी में वाटर, सॉल्ट और बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। K+ और H+ ऐड होता है, K+ और H+ ऐड होता है, और जितना यहां पे H+ ऐड होगा यूरिन की पीएच उतनी ही ज्यादा एसिडिक होगी। एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन के लिए यही जिम्मेदार है। तो एनसीईआरटी के इस चित्र में जो दिया है उसको मैंने आपको एक पिछले वाले पेज पे बता दिया। अब जरा एनसीईआरटी की लाइनों को भी समझेंगे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की लाइनें बताऊंगा कि हमारे जो पार्ट वाइज नेफ्रॉन के पार्ट से, जैसे एक पीसीटी लूप ऑफ हेनले 3 और 4, अगर मैं कहूं पीसीटी लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, इन सभी पार्ट्स में कलेक्टिंग डक्ट, इनका फंक्शन क्या है, एनसीईआरटी ने अलग से लिखा हुआ इनका फंक्शन। लूप ऑफ हेनले में आपको दो चीजें मिल जाती हैं, एक मिलता है पहले डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग पार्ट होता है, और एक होता है जिसे कहते हैं असेंडिंग पार्ट होता है। तो अगर आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखेंगे, इन सारे पार्ट के फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, तो फंक्शन वाइज आप देखें एनसीईआरटी ने जो क्या लिखा है सबके बारे में, एक पॉइंट सबके बारे में एक बार फटाफट एनसीईआरटी को देखते चलते हैं। पीसीटी जो हमारी पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड सेल। ऐसी सेल होती है भाई, ऐसी सेल होती है जो होती तो क्यूब जैसी है, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन कुछ ऐसा हुआ है, इसका मॉडिफाई किया है कि इसके अंदर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल सेल पाई जाती है। ये माइक्रोविलाई होती है, ब्रश की तरह से होती है, इसे कहते हैं ब्रश बॉर्डर्ड विद माइक्रोविलाई है ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। और ये जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया है, यानी ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलिया जो इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसलिए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है, सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में ही होता है। यहाँ पे नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट, मैंने बताया था 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड रीअब्सॉर्ब हो जाती है, 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्सॉर्प्शन और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है इस सेगमेंट में। पीसीटी आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन, मैंने बताया ट्यूबुलर सिक्रीशन कब होता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन कब होता है, जब उन्हें पीएच बैलेंस करना होता है, आयनिक बैलेंस करना होता है। तो पीएच बैलेंस या आयनिक बैलेंस करने के लिए वो सेलेक्टिव सिक्रीशन करती है, हाइड्रोजन आयंस का और K+ आयंस का, या फिर अमोनिया का। ये तीन चीजें याद रखेंगे, इनका पर्पस होता है पीएच को, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। मतलब ट्यूबुलर सिक्रीशन का काम है कि सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन के बाद जैसे ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज आ रहा है, अगर ऑस्मोटिक बैलेंस या पीएच में डिफरेंस आ रहा है, तो ये एक्स्ट्रा कंटेंट फिल्टर्स में ऐड कर दिए जाते हैं, फिल्ट्रेट में, इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पीसीटी में हाइड्रोजन आयन, अमोनिया या पोटेशियम आयन का सिक्रीशन किया जाता है इनटू द फिल्ट्रेट। याद रखेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन ऐड करता है फिल्ट्रेट में, यूरिन के कंटेंट्स में ऐड कर रहा है, एडिशन कर रहा है, और सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन फिल्ट्रेट से कंटेंट को निकालता है। तो ये पॉइंट है हमारी पीसीटी का इंपॉर्टेंट। अगला हेनलेज लूप की बात करते हैं, जो हमारी हेयर पिन लूप है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब का खेला है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब का जो खेला है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये है असेंडिंग लिम्ब, ये है असेंडिंग लिम्ब, ये है थिक पार्ट, इसका थिक पोर्शन होता है, और ये होता है थिन पोर्शन। ये दोनों असेंडिंग लिम्ब है, और ये जो जा रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग लिम्ब। ये नीचे जाता हुआ पार्ट है। ये क्या कहता है, ये एनसीईआरटी क्या कहना चाहती है, ये कहती है कि रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब। ये जो असेंडिंग वाला हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ रीअब्सॉर्प्शन वाला काम मिनिमम होता है।
रीअब्जॉर्प्शन क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा हिस्सा है जहां पे रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है, कौन सा ऐसा पार्ट है नेफ्रॉन का जहां पे सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आप बताओगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले होती है। कह रहे हैं कि हाउएवर दिस रीजन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियम। किडनी के अंदर मेडुला के अंदर हायर कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। क्या कह रहा है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियम का मतलब मेडुलरी रीजन जो खाली स्पेस होता है मेडुला का उसको कहते हैं इंटरस्टिशियम। कह रहे वहां की ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वेरी हाई। कह रहे क्यों होती है, क्योंकि कह रहे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले परमिएबल टू वाटर, लेकिन असेंडिंग लिम्ब जो होती है कह रहे ऑलमोस्ट इम्परमिएबल टू, ये सॉल्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब। लूप ऑफ इनले की डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए तो परमिएबल है लेकिन सॉल्ट के लिए इम्परमिएबल है। लेकिन वहीं जस्ट ऊपर जाएंगे असेंडिंग पार्ट में जाएंगे तो ये इम्परमिएबल है वाटर के लिए लेकिन सॉल्ट के लिए परमिएबल है। तो ध्यान देंगे कह रहे दिस अरेंजमेंट दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट। कह रहे जब वाटर का एब्जॉर्प्शन यहां से होगा, जब फिल्ट्रेट में से वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, खूब सारा पानी निचुड़ जाएगा तो यहां कंसंट्रेशन यूरिन की फिल्ट्रेट की कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की बहुत हाई हो जाएगी, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा ये, हाईली कंसंट्रेटेड हो जाएगा ये। जब पानी पूरा का पूरा निचुड़ जाएगा, अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है, वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। कह रहे इस वजह से जब ये नीचे जा रही है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया है। इसका मतलब इसमें खाली सॉल्ट ही सॉल्ट है। अब कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा, इतना ज्यादा सॉल्ट को कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो यहाँ से सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो अब देखो कह रहे इसीलिए द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर बट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। कह रहे पानी तो परमिएबिलिटी पानी के लिए नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बारी आई, इतना इलेक्ट्रोलाइट था यहाँ पे ना, इतना इलेक्ट्रोलाइट था इस एरिया में, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ था, हाई कंसंट्रेशन हो रखी है, हाईली कंसंट्रेटेड है। इस हाईली कंसंट्रेटेड एरिया को लेस कंसंट्रेटेड बनाने के लिए यहां से हम सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है, कह रहे हैं एक्टिवली और पैसिवली सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन असेंडिंग लिम्ब से कर लिया जाता है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे जैसे कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है, इट गेट्स डाइल्यूटेड। जब सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब से, सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ये देखें जब सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सॉल्ट इससे बाहर चली जाएगी, तो अब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो उस समय इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसे डाइल्यूट कर दिया जाएगा। तो ऊपर जाते समय ये डाइल्यूट हो गया, कैसे हो गया, सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन और लूप ऑफ हेनले की अरेंजमेंट। मतलब कहना ये चाह रहा हूं मैं कि हमारी किडनी, हमारा नेफ्रॉन नेचर ने कुछ ऐसा डिजाइन किया है, या उसका उल्टा सोचो, कह रहे हैं इस किडनी को नेचुरली हमने किस तरीके से अडेप्ट किया है। ये अडेप्टेशन कैसी है कि हमारी किडनी की डिजाइनिंग जो इंजीनियरिंग की गई है किडनी के अंदर कुछ इस प्रकार से की गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब कर लें और जो वेस्ट है उन्हें बाहर निकाल दें। लेकिन साथ ही साथ हम आयनिक और पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करेंगे, पीएच और आयन भी बैलेंस करेंगे, हम पीएच और आयन के लेवल को भी मेंटेन करके रखेंगे, हमारा आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है जी, तो आयनिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट है कि डिसेंडिंग लिम्ब इनपरमिएबल फॉर सॉल्ट, परमिएबल फॉर वाटर। यहाँ से वाटर खींच लेगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब सॉल्ट जब हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्ट जब ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ से सॉल्ट जब ऊपर जा रहा होगा तो वाटर ना एब्जॉर्ब करके सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और जब सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा ऊपर जाते समय ये डाइल्यूट हो जाएगी। तो यही खेल खेला जाता है, इसी तरह का खेल खेला जाता है किडनी के अंदर, और इसी टाइप की अरेंजमेंट की गई, इसी टाइप के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ताकि हम अपने किडनी के अंदर खूब सारा वाटर और सॉल्ट रिटेन कर ले, कचरा बाहर निकाल दें। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कह रहे डीसीटी के बारे में देखते हैं। कह रहे डीसीटी क्या कहता है। डीसीटी जो होता है भाई, ये डीसीटी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट और वाटर यहां पे करता है। सोडियम का और वाटर का एब्जॉर्प्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो बॉडी के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कैसा है, ब्लड प्रेशर कैसा है। अगला टॉपिक जब हम रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन पढ़ेंगे वहां समझेंगे। कह रहे डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन। बार बार मैंने कहा सॉल्ट का, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्ब होंगे, लेकिन वही मैं बात करूंगा अगर H प्लस की या K प्लस की, तो इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन किया जाएगा, इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन किया जाएगा आयनिक बैलेंस या पीएच बैलेंस या ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए। अगला कहता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसके बारे में हम जानते हैं कि कलेक्टिंग डक्ट इलोंगेटेड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, एक ऐसी डक्ट जो कॉर्टेक्स से लेकर के एक्सटेंडेड होती है मेडुला तक, कॉर्टेक्स टू इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, क्या अब्सॉर्ब होता है यहाँ पे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। मतलब हमारे नेफ्रॉन से जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो हाईली कंसंट्रेटेड बट एसिडिक होती है। दो चीजें बताया मैंने, जो यूरिन यहाँ से बनती है, जो यूरिन यहाँ से बनती है, ये यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है। कैसी होती है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। तो यूरिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, प्लस इसका पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, आप बता दोगे क्यों होता है एसिडिक, बताओगे एसिडिक क्यों होता है, ड्यू टू, एसिडिक क्यों होता है ड्यू टू H प्लस आयंस, जो H प्लस है उसका सिक्रीशन इसे एसिडिक बनाता है। लेकिन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए क्योंकि यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, परमिएबल फॉर वाटर। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से ये एरिया जो होगा वो वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से इसे क्या कर देगा, इसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है। प्लस नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस सेगमेंट अलाउ द पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। मैंने बताया था कुछ अमाउंट में यूरिया भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होती है, यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होती है, और उसका रीजन मैंने बताया था कि जब कॉन्सेंट्रेशन यूरिया की यहाँ पे हाई या बॉडी के अंदर सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जब डिस्टर्ब होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए कुछ अमाउंट में यूरिया रिटेन कर ली जाती है। ये उसी का पार्ट है, आपको बस ये याद रखना, यूरिया यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाती है ताकि मेडुलरी इंटरस्टिशियम की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखा जा सके। इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द पीएच, और पीएच मेंटेन करने के लिए मैंने बार बार बताया H प्लस K प्लस का सिक्रीशन किया जाता है। मतलब ये वो पार्ट है जहाँ पे H प्लस आयंस, ये वो पार्ट है जहाँ पे H प्लस आयंस या K प्लस आयंस का एडिशन किया जाता है। तो ये है कहानी नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट और उसके फंक्शन की। एक एक बात मैंने अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो शुरू किया और यूरिन बनाने के पूरे मैकेनिज्म को यहाँ पे समझा दिया, यूरिन बन चुकी है पूरी तरह से। लेकिन अब मैंने आपको एक और बात बोला था, वादा किया था आपको पिछली क्लास में, बोला था कि हम जो स्पेशल रीजन होते हैं नेफ्रॉन के अंदर, एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है जिसे हम JGA कहते हैं, उसे पढ़ेंगे, एक और काउंटर करंट मैकेनिज्म उसे भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम मेनली पढ़ेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। कंसंट्रेशन के लिए जो बात होती है जब हम काउंटर करंट की बात करते हैं तो वो होगी नेक्स्ट क्लास में, उसकी अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक स्पेशल अरेंजमेंट जो कि नेफ्रॉन के अंदर पाई जाती है, जिसे JGA जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस कहते हैं, और इसको किससे रिलेट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, ये एक स्पेशल अरेंजमेंट है जो कि रिलेटेड है, रिलेटेड टू जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये कौन से नेफ्रॉन से रिलेटेड है भाई, ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन से रिलेटेड है।
वो नेफ्रॉन जो इमरजेंसी में काम आता है, वो नेफ्रॉन जो हमारे बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड बैलेंस आयनिक बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो नेफ्रॉन जो परसेंट वाइज नंबर वाइज कम है लेकिन जिसकी वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड है, जिसके नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होती है, ये वो नेफ्रॉन है। यानी इसी में एक स्पेशल अरेंजमेंट है, ऐसा ऑपरेटर है जिसे जेजीए कहते हैं। जेजीए को अगर आप देखोगे जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर अपरेटस, जिसे हम प्यार से जेजीए भी कह सकते हैं, निक नेम जेजीए भी कह सकते हैं। इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है जरा ध्यान से सुनेंगे, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, ये कांसेप्ट बहुत इजी है। देखिए जरा, यार नेफ्रॉन के कुछ ऐसे नेफ्रॉन की बात कर रहा हूं जहां की अरेंजमेंट स्पेशल है। ये देखें, ये मान ले कोई एक नेफ्रॉन है, ये कौन है, कोई नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन की डक्ट पीसीटी जब डाउन आती है तो यहां से ये जुड़ती है, फिर ये जुड़ती है, फिर लूप ऑफ हेनले से। किससे जुड़ती है, ये इसने बनाया लूप ऑफ हेनले, और ये अब लूप ऑफ हेनले बनाएगी, ये अब लूप ऑफ हेनले थोड़ा और वाइड करके बनाते हैं, ये लूप ऑफ हेनले जारी है और अब ये बनाएगी, अब ये बनाएगी डीसीटी, अब ये डीसीटी बनाएगी, क्या बनाएगी, अब ये डीसीटी बनाएगी, और ये डीसीटी अब ज्वाइन करेगी कलेक्टिंग डक्ट को, स्ट्रेट ट्यूब्यूल को। किसको ज्वाइन करेगी, ये ज्वाइन करेगी स्ट्रेट ट्यूब्यूल को। एक ट्यूब यहां पे होगी जो होगी स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ये देखो यहां इस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को इसने ज्वाइन किया। ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स की डक्ट यहां पे ज्वाइन करती होगी, मैं इसको कह देता हूं कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, एक बड़ा स्पेशल अरेंजमेंट समझाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं एक बड़ा ही स्पेशल अरेंजमेंट समझाने जा रहा हूं आप लोगों को। पहले आप इस नेफ्रॉन को पहले अपने अंदर बसाएं, इस नेफ्रॉन को समझने की कोशिश करें कि ये जो नेफ्रॉन है बच्चों, ये एक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की अरेंजमेंट हमने यहां पे दिखाई, यहां दिखाने की कोशिश करी। अब देखें, कह रहे हैं इस नेफ्रॉन के अंदर एफरेंट आर्टरियोल जब आएगा, ये रहा एफरेंट आर्टरियोल, ये रहा मेरा एफरेंट आर्टरियोल, अब ये ग्लोमेरुलस के साथ जुड़ेगा और ये होगा ईफरेंट आर्टरियोल। क्या होगा, ये होगा ईफरेंट आर्टरियोल, हो गया। अब देखो, कह रहे हैं एफरेंट और ईफरेंट का खेला ये बहुत दिनों से खेलते आ रहे हो आप, तो जरा बताओ कि यहाँ पे जेजीए कहां है। देखेंगे जरा ध्यान से, कह रहे हैं इस ऑपरेटर्स को जरा आप देखें, ध्यान से देखें, इस अरेंजमेंट को देखें, इस अरेंजमेंट को देखें और समझने की कोशिश करें। अगर मैं इस पोर्शन का एक क्रॉस सेक्शन आपको काट के दिखाऊं, अगर इस एरिया को यहां से काट के जूम करके दिखाऊं, तो जूम करके देखोगे जब आप, तो आपको यहां से बड़ा स्पेशल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा जिसे हम जेजीए कहते हैं। जरा इस डायग्राम को मैं इधर लेके आ रहा हूं, ये आप लोकेशन वाइज तो सब कुछ समझ रहे होंगे, लोकेशन वाइज ये हो गई आपकी डीसीटी, ये हो गया आपका एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ये है ईफरेंट आर्टरियोल, ये ईफरेंट आर्टरियोल, और ये है ग्लोमेरुलस। क्या है ये ग्लोमेरुलस है। इन्हीं सब पार्ट्स को जरा एक साथ लेकर के अगर यहां पे आता हूं मैं, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं, जूम करके दिखाता हूं। ये रहा मेरा बमन कैप्सूल, ये रहा मेरा बमन कैप्सूल, बमन कैप्सूल को कप की तरह एक बार बनाएंगे, ये है मेरा बमन कैप्सूल। जेजीए समझा रहा हूं, जक्स्टामेडुलर अपरेटस किस चीज का बना है, तो पहले बमन कैप्सूल बनाया, अब बमन कैप्सूल के बाद मैं बनाने जा रहा हूं एफरेंट आर्टरियोल का। ये देखें डायग्राम, ये मैंने बना दिया एफरेंट, ये बना दिया ईफरेंट, एफरेंट और ईफरेंट बना दिया, और ये रही मेरी टफ्ट ऑफ कैपिलरी, मेरी टफ्ट ऑफ कैपिलरी, इसे मैं कहता हूं ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इसे मैं कहता हूं ग्लोमेरुलस, ये है ग्लोमेरुलस। अब कह रहे हैं ये जो हिस्सा डीसीटी का इसके पास से गुजरता हुआ, कह रहे हैं डीसीटी का जो हिस्सा इसके पास से गुजरता हुआ था, जरा उस पार्ट को देखेंगे। कह रहे हैं उस डीसीटी के हिस्से को जो इसके पास से गुजर रहा था, इस स्ट्रक्चर को जरा इधर से ये देखें, ये कह रहे हैं डीसीटी का अगर क्रॉस सेक्शन काटोगे, डीसीटी का क्रॉस सेक्शन कट करोगे अगर, तो डीसीटी का वो हिस्सा जो यहां से गुजर रहा था, कह रहे हैं वहां पे अंदर की तरफ आपको डीसीटी के अंदर, डीसीटी के अंदर कुछ ऐसे डेंसली पैक्ड क्यूबॉइडल सेल्स का एक मास दिखेगा, डेंसली पैक्ड ट्यूब लाइक सेल्स का एक मास दिखेगा। उसके बाहर ये इधर वाली सेल्स नहीं है उतनी डेंस, कह रहे उसके इधर वाली सेल्स उतनी कंडेंस्ड नहीं है जितनी कंडेंस्ड उस तरफ की सेल है। जरा देखें, ये एफरेंट आर्टरियोल के पास का जो एरिया है, यहां की सेल्स थोड़ी स्पेशल सी दिखाई दे रही हैं। कह रहे ये जो सेल है वो थोड़ी स्पेशल डेंसली पैक्ड है, काफी कॉम्पैक्ट प्लेस्ड हैं, वही क्यूबॉइडल सेल बट काफी डेंस पैकिंग बनाती हैं। यानी इस तरह का जो डेंसली पैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं मैक्यूला डेंसा, इस पार्ट को कहेंगे मैक्यूला डेंसा। मैं इसको लेवल कर रहा हूं एज द डेंसली पैक्ड मास ऑफ सेल, एज द डेंसली पैक्ड मास सॉरी लिखेंगे यहाँ पे डेंसली पैक्ड मास ऑफ सेल्स, इसका नाम होता है मैक्यूला डेंसा। इसे कहते हैं डेंसली पैक्ड मास ऑफ सेल्स, डेंसली पैक्ड मास ऑफ सेल्स विच प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। कैसी होती हैं, इंपॉर्टेंट सेल हैं ये, कीमो सेंसिटिव होती हैं। कैसी होती हैं, कीमो सेंसिटिव सेल्स होती हैं। ये ऐसी सेल्स हैं जो सेंस करती हैं ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, पीएच को, ये सेंस करती हैं आयनिक कंसंट्रेशन को। कीमो सेंसिटिव हैं, कैसी हैं, कीमो सेंसिटिव हैं, कीमो सेंसिटिव दैट डिटेक्ट द आयनिक कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करने वाली सेल्स मैक्यूला डेंसा है। जो ये डीसीटी में, ये कौन है, ये ल्यूमेन ऑफ डीसीटी है, ल्यूमेन ऑफ डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक ऐसी स्पेशल अरेंजमेंट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की, एक ऐसी स्पेशल अरेंजमेंट जहां पे ये जो डीसीटी है जब इस पार्ट से रीनल कार्पसेल के बगल से गुजरता है, यानी जब वो इसके पास से गुजरती है, वो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। ये देखें, कह रहे ये कोई रेल सी गुजरती है, ये है डीसीटी है, उसके पास एक पुल बना हुआ है जो थरथराता है। वो कौन है, वो है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस का स्पेशल पार्ट जिसे हम रीनल कार्पसेल कह रहे हैं। तो जब डीसीटी रीनल कार्पसेल के पास से गुजरती हो, जब डीसीटी रीनल कार्पसेल के पास से गुजरती हो, तो वहां पे कुछ स्पेशल सेंसरी अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट होती है। उसमें से एक है मैक्यूला डेंसा। ये जो आप देख रहे हो इसे कह रहे हैं एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल नाम है इसका, ये तो हमें पता ही है। इसे कहते हैं ईफरेंट आर्टरियोल, ईफरेंट आर्टरियोल। ये है बमन ईरानी,
बमन्स कैप्सूल। कौन है ये? बमन्स कैप्सूल है ये। और ये जो आप देख रहे हो ये है ग्लोमेरुलस। कौन है ये? ग्लोमेरुलस। तो बमन्स विद ग्लोमेरुलस बनाता है रीनल कार्पसल, ये हमने पढ़ रखा है, ये है रीनल कार्पसल या मालपीजियन कार्पसल, रीनल कार्पसल कहते हैं। तो इस बमन्स कैप्सूल या रीनल कार्पसल के साथ आप देखो स्पेशल इस अरेंजमेंट में इस एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल पे कुछ स्पेशल सेल, यहां इस डायग्राम में भी दिखाई हुई है, यहां भी देखो कह रहे हैं स्पेशल मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं यहां इस एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल पे। इन्हें कहते हैं जेजी सेल्स, इन्हें कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जेजी सेल्स। जेजी सेल्स जो कि मोडिफाइड, जो जेजी सेल्स आर मोडिफाइड स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल सेल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल में। वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल में जेजी सेल्स पाई जाती है जो सीक्रेट करती हैं हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का नाम आपने बार-बार सुना होगा, रास का नाम बार-बार सुना होगा। उसमें से जो रेनिन आता है वो इसी जेजी सेल से आता है और ये जेजी सेल्स किसका पार्ट है? इसी जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस का पार्ट है। तो अगर आपसे कोई पूछे जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस में मेन कंपोनेंट कौन से हैं तो आप बताओगे इसके मेन कंपोनेंट में आती है एक जेजी सेल्स जो रिलीज करती है हार्मोन जिसका नाम है रेनिन। याद रखेंगे यहाँ सिंगल एन है, ये डबल एन वाली रेनिन जो होती है वो एंजाइम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन का, मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में। यहाँ रेनिन की बात हो रही है, हार्मोन जैसा सब्सटेंस है। दूसरा यहाँ पे मैक्यूला डेंसा पाई जाती है, ये दो मेन कंपोनेंट है जो सेंसरी होते हैं। मैक्यूला डेंसा जो डीसीटी में पाई जाती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डीसीटी की, ये डीसीटी की लाइन है। तो ये डीसीटी की लाइन है, इस लाइन में आप देखोगे यहाँ पे मैक्यूला डेंसा डेंसली पैक्ड सेल्स होती हैं जो कीमोसेंसिटिव होती हैं और ये जेजी सेल्स होती है जो हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है रेनिन। क्या ये स्पेशल अरेंजमेंट पूछा जाए जेजी सेल्स क्या होती है बताओगे? दे आर मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स। जेजी सेल्स ये स्मूथ मसल जो वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल में पाई जाती है, एफरेंट आर्टेरियोल में, और हेल्प करती है बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में, रेगुलेशन करने में, किडनी के फंक्शन को जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन, वो शुरू होने वाला है। लेकिन ये कांसेप्ट जेजीए का जो एनसीईआरटी कहती है जरा उसे भी देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, वादा किया था कि इस जेजीए के बारे में बताऊंगा। किडनीज हैव बिल्ट इन अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर को मैनेज करने के लिए मैंने बताया था जीएफआर, ये जो फिल्ट्रेट बनता है, ये जो फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलस से, बोमन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट बनेगा इस पॉइंट पे, यहाँ जो फिल्ट्रेट बनता है इसको रेगुलेट करने का किडनी के पास स्पेशल मैकेनिज्म होता है और उसके लिए स्पेशल अपरेटस पाया जाता है। इस अपरेटस का नाम होता है जेजीए। इस अपरेटस का नाम है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। देखो वन सच मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय द स्पेशल अपरेटस कॉल्ड जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जेजीए व्हिच इज स्पेशलाइज्ड सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन। सेलुलर मॉडिफिकेशन मैंने बताया आपको, सेलुलर मॉडिफिकेशन में एक है मैक्यूला डेंसा जो डेंसली पैक्ड सेल्स होती है, मैक्यूला डेंसा होती है जो डेंसली पैक्ड सेंसरी सेल्स होती है, और दूसरी जो होती है वो जेजी सेल्स होती है जो स्मूथ मसल सेल होती है, स्मूथ मसल सेल। तो ये दो मॉडिफिकेशन स्पेशल सेंसिटिव रीजन बनाते हैं जो कि यहाँ पे आप देखोगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैक्यूला डेंसा एंड द एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो है ये एफरेंट आर्टेरियोल में पाई जाती है और ये डीसीटी में पाई जाती है। जब ब्लड प्रेशर में कमी आती है बॉडी में, बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है, जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, बॉडी के अंदर वाटर की अमाउंट कम हो जाती है, तो ऐसे में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रास जिसे कहते हैं। तो कहते हैं ऐसे टाइम पे जेजी सेल्स एक्टिव हो जाती है और एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम होता है रेनिन, और इसी से रिलेटेड एक सिस्टम बनता है, एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं आरएएएस, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। अगला टॉपिक होगा हमारा रास जो रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन को एक्सप्लेन करेगा, आपको कंसेप्चुअली और स्ट्रांग बनाएगा। दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि रिलेटेड है, एक है रास मैकेनिज्म जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, और एक हम कल डिस्कस करेंगे जो कि है काउंटर करंट मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। पहले आप इसको समझ ले, रास क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। अगली हेडिंग है हमारी रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। ये किडनी का फंक्शन हमें अगर रेगुलेट करना है, अगर हमें अपनी किडनी का फंक्शन, भाई किडनी करती क्या है बताओ? किडनी क्या करती है? किडनी करती है एक्सक्रीटरी प्रोसेस में कंट्रोल करती है, एक्सक्रीशन को रेगुलेट करती है। लेकिन क्या है किडनी का काम जो एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालना है, उसके साथ और क्या करती है? सॉल्ट वाटर बैलेंस भी तो करती है, सॉल्ट वाटर बैलेंस भी तो करती है। तो बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कैसा है, सॉल्ट का लेवल कैसा है, इन सबको भी डिटेक्ट करते रहना टाइम टू टाइम, ताकि हमारी बॉडी का एक ओवरऑल पर्पस जो है होमियोस्टैसिस वो मेंटेन रहे। ओवरऑल टू मेंटेन होमियोस्टैसिस, पर्पस है टू मेंटेन होमियोस्टैसिस, होमियोस्टैसिस को मेंटेन करना है, ऑलवेज कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना है। इसके लिए हमें पीएच, आयनिक बैलेंस और वेस्ट रिमूवल इन सब को ध्यान में रखना है। तो क्या किडनी बड़ी स्पेशली डिजाइन की गई है। किडनी के फंक्शन को रेगुलेट किया जाता है, थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, थ्री पार्ट्स, थ्री इंपॉर्टेंट मेथड से ये रेगुलेट किए जाते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिख लें जो कि इसे रेगुलेट करते हैं। एक मेजर है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस, जो किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक है हाइपोथैलेमस, ब्रेन में लोकेटेड होता है, और दूसरा होता है आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, जेजीए जिसे कहते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस ये दूसरा कंपोनेंट है जो रिलेटेड है किडनी फंक्शन को रेगुलेट करने में। और तीसरा अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट मतलब मेजर रोल तो हार्ट का क्या होता है भाई? हार्ट का काम है सेंट्रल पंपिंग स्टेशन, दिल दिया गलना। हार्ट का काम तो है दिल की बातें करना, हार्ट का काम है दिल से रिलेटेड फंक्शंस जो होते हैं, खून पहुंचाना, खून को शरीर से हार्ट तक लाना, यही तो है सेंट्रल पंपिंग स्टेशन का रोल। यार इस दिल का रोल है ब्लड पंपिंग और ब्लड कलेक्टिंग, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट किडनी के फंक्शन को भी रेगुलेट करने के लिए हार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो तीन ऑर्गन्स हैं जो एसोसिएटेड है, तीन स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड है हमारे बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए। मतलब ओवरऑल ये जो लिखा है ना, टू मेंटेन होमियोस्टैसिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, टू मेंटेन द पीएच, टू मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, to maintain constant blood volume always, to maintain constant blood volume, to maintain body fluid volume, या फिर पीएच या ऑस्मोटिक बैलेंस करने के लिए पीएच या आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना है। कह रहे इन सब के लिए ओवरऑल रिस्पांसिबल है ये तीन मेजर ऑर्गन्स। कह रहे इन तीनों मेजर ऑर्गन का काम रिलेटेड है किससे? हमारी बॉडी में स्पेशल कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर वाटर या फ्लूइड के वॉल्यूम को, पानी कितना है, पानी हमें पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, इन सब चीजों को ये डिटेक्ट करते हैं। तो कह रहे ये तीन मेजर स्ट्रक्चर, तीन स्ट्रक्चर है जो रिलेटेड है बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ही अगर हाइपोथैलेमस की बात करते हैं, पॉइंट वाइज अगर मैं लिखूं, जैसे ही व्हेन देयर इज लो ब्लड वॉल्यूम अगर हमारी बॉडी में हो जाए, या फिर लो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो जाए,
लो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो जाए, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे जब लो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम या लो ब्लड वॉल्यूम हो जाता है तो हमारे स्पेसिफिक कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं, कीमो सेंसिटिव पार्ट्स जो होते हैं, कीमो सेंसिटिव जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ये सिग्नल्स प्राप्त करते हैं, कीमो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इनका स्विच ऑन हो जाता है। बॉडी के अंदर पानी कम होते ही जैसे ये कह रहे हैं, ये बैठाए हुए हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये अपॉइंट करके नौकरी दिए हुए लोग बैठे हुए हैं जो हमेशा इनका काम है एवरीथिंग इज ओके, कैमरामैन फोकस करो, चेक करो कि पीएच और आयनिक बैलेंस सही है कि नहीं, बॉडी में वाटर का लेवल ठीक है कि नहीं, ये हमेशा बॉडी के अंदर चेक करते रहते हैं कि क्या बॉडी के अंदर वाटर पर्याप्त है कि नहीं। जब वाटर की अमाउंट बॉडी में कम होने लगती है तो ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होते ही ये हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ होता है, ये हमारे ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे तो ये बहुत सारे रोल प्ले करता है, बॉडी का थर्मो रेगुलेशन, टेंपरेचर कांस्टेंट मेंटेन करना, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना, हार्मोनल कंट्रोल से भी इसका बहुत सारा लेना देना है, सब डिटेल में आप पढ़ोगे, एंडोक्राइन सिस्टम में, ब्रेन में पढ़ाऊंगा। बट अभी समझे कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइजेज अ हार्मोन, एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एडीएच। एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, नाम से ही समझ आ जाएगा, वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन का मतलब प्रेशर, कह रहे ब्लड वेसल के प्रेशर को बढ़ाता है। क्या करता है ब्लड वेसल में प्रेशर, कह रहे प्रेशर कम हो गया है, वॉल्यूम कम हो गया है ब्लड का, ब्लड जब कम फ्लो कर रहा है तो ब्लड वेसल की वॉल पे दीवार पे लगने वाला प्रेशर कम है, तो कह रहे जब प्रेशर कम होता है तो ये हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, और ये हार्मोन जो एक्टिवेट होता है, कह रहे हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है एक हार्मोन को जिसका नाम है एडीएच, व्हिच इज स्टोर्ड इन, ये अब देखो अगला इंपॉर्टेंट लाइन, व्हिच इज स्टोर्ड इन, व्हिच इज स्टोर्ड इन, ये हार्मोन स्टोर कहां होता है, स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन के अंदर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड में ये हार्मोन स्टोर किया जाता है, व्हिच इज स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जब ब्रेन पढ़ाऊंगा वहां पे और समझ आएगा, अभी बस केवल इसको यहां लिख लेंगे, इसे बस केवल लिख लेंगे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, ये जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, यहीं पे हार्मोन स्टोर रहता है और यहीं से फाइनली ब्लड में सीक्रेट किया जाता है। मतलब ब्लड में सिक्रीशन जो हार्मोन का एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच का है वो इसी ग्लैंड से होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एडीएच सिंथेसाइज्ड बाय, आप बताओगे सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, एडीएच इज स्टोर्ड एंड सीक्रेटेड फ्रॉम, तो आप बताओगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब एडीएच का सिंथेसिस हाइपोथैलेमस करता है, बनाता है हाइपोथैलेमस, लेकिन उसकी स्टोरेज और सीक्रेशन करने वाला हार्मोन जो ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और वहीं मैं जेजीए की बात करूं तो मैंने कहा जेजीए में स्पेशल अरेंजमेंट है जहां जेजी सेल्स पाई जाती हैं, और ये जेजी सेल्स रिलीज करती हैं रेनिन। कैसे करती हैं, उस सिस्टम का नाम होता है, इस सिस्टम का नाम होता है आरएएएस। अभी हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, हम इन दोनों को समझेंगे। और हार्ट से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं, इसे भी कहते हैं प्रोड्यूसेस हार्ट की वॉल से, फ्रॉम द वॉल ऑफ एट्रिया, फ्रॉम द एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है अ हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड, या हार्मोन लाइक सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड, हार्मोन लाइक पेप्टाइड या प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड, जिसका नाम होता है एएनएफ, जिसका नाम होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। क्या नाम होता है, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, इसे एएनएफ कहते हैं। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। कैसे मेंटेन करता है, ये होता है ऑपोजिट टू रास, ऑपोजिट टू आरएएएस। सारा कंसेप्ट इस पेज पे है, ध्यान से सुने। कह रहे तीन सिस्टम हैं जो बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करते हैं, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। एक होता है हाइपोथैलेमस, जिसके पास अपना बाण जो ब्रह्मास्त्र इसने रखा हुआ उसका नाम है एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जेजीए जो होता है स्पेशल सेंसिटिव अपरेटस, रिलेटेड है रास से, और उस रास के ऑपोजिट काम करता है, उस रास के ऑपोजिट काम करता है जो सिस्टम, उस सिस्टम का नाम है, उसका नाम है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, जो ऑपोजिट टू रास होता है। इसके जस्ट ऑपोजिट होता है हार्ट वॉल में एट्रिया से सीक्रेट होता है। इसमें से सबसे पहला हार्मोन वाला केस, हार्मोन वाला सबसे पहला केस समझेंगे, रोल ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। सबसे पहला केस समझेंगे रोल ऑफ एडीएच, रोल ऑफ एडीएच, इसका फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन नाम से ही समझेंगे, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस, ये डाईयूरेसिस के अगेंस्ट है, ऑपोजिट है डाईयूरेसिस के। और डाईयूरेसिस का क्या मतलब होता है भाई, डाईयूरेसिस का क्या मतलब होता है, डाईयूरेसिस का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव यूरिनेशन इसे कहते हैं, फ्रीक्वेंट या एक्सेसिव यूरिनेशन कहते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या एक्सेसिव यूरिनेशन। जब यूरिन में वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, हाईली डाइल्यूट यूरिन, एक्सेसिव वाटर या डाइल्यूट यूरिन की बात करूं मैं, डाइल्यूट यूरिन, तो किसी भी इंसान की यूरिन अगर हाईली डाइल्यूटेड हो, एक्सेसिव वाटर यूरिन में लॉस हो रहा है तो उसे कहते हैं डायूरेसिस। एडीएच एंटी है, अगेंस्ट है डायूरेसिस की, मतलब ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर। तो आप रिलेट कर सकते हो बहुत आसानी से, बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हो। अगर हमारी बॉडी में वाटर लॉस अगर होने लगा है, अगर किसी वजह से हमने अपनी बॉडी का वाटर लॉस कर दिया है, किसी भी वजह से, ध्यान से सुनेंगे, करें इफ आवर बॉडी has lost, if our body had lost the water, if our body had lost large volume of water, अगर हमारी बॉडी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस कर चुकी है, अगर लो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो चुका है, लो ब्लड वॉल्यूम हो चुका है, ब्लड का वॉल्यूम अगर कम हो गया है, तो ऐसे केस में हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड स्पेसिफिक कीमो सेंसिटिव कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं, बॉडी के कीमो रिसेप्टर्स ऑन हो जाते हैं। कीमो रिसेप्टर्स या कीमो सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सेंस कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। कीमो रिसेप्टर सेंस दिस चेंज इन ब्लड वॉल्यूम, कीमो रिसेप्टर सेंस दिस चेंज और सेंड करते हैं सिग्नल्स, एंड सेंड सिग्नल्स
फॉर द रिलीज ऑफ सिग्नल्स फॉर द रिलीज ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक। अब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज इनटू द एक्शन, एक्शन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वाटर की कमी हुई, एक्शन स्टार्ट हो जाता है। ADH क्या करता है? ADH promotes the reabsorption of water from रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, पानी का रीअब्जॉर्प्शन कहां से? फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स, डिस्टल पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स, डिस्टल पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स, एंड प्रिवेंट फ्रॉम डायूरेसिस। एंटी डायूरेटिक है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है, जैसे जैसे नेफ्रॉन से वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रमोट होगा, ब्लड वॉल्यूम हम वापस फिर से अपना मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, बॉडी के अंदर वाटर रह जाता है, यूरिन में हम वाटर लॉस कम कर देते हैं। प्रिवेंट मतलब इनहिबिट द लॉस ऑफ वाटर इन यूरिन, इनहिबिट द लॉस ऑफ वाटर विद यूरिन, यूरिन के अंदर वाटर लॉस को हम घटा देते हैं, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक कहा जाता है। तो कह रहे ये जो है ये सबसे पहला काम किया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडीएच का दूसरा नाम है, इसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। एडीएच इज आल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेशर। क्या कर रहा है? दैट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। क्या करता है? ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। द इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, कह रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, कह रहे हैं ये वापस ब्लड को अपने नॉर्मल स्टेट में लाने की कोशिश करता है, ब्लड वॉल्यूम को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करता है धीरे धीरे। अगर जस्ट कह रहे कहानी तो ये तो तब थी, कहानी ये तब थी जब बॉडी ने वाटर लॉस कर दिया था। अगर सपोज करो बॉडी में वाटर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर बॉडी ने वाटर बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, तो ऐसे में एडीएच का सीक्रेशन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब बॉडी में वाटर कम एडीएच एक्टिव, जब बॉडी में वाटर ज्यादा एटीएच इनएक्टिव। तो ये बैलेंस हमेशा 24 घंटे चलता रहता है, 24 घंटे बॉडी के अंदर ये बैलेंस चलता रहता है, ये बैलेंस चलता रहता है, ये बैलेंस चलता रहता है। कह रहे हैं जब एडीएच ऑन, बॉडी का ब्लड वॉल्यूम फिर से मेंटेन। जब बॉडी में वाटर कम था तो एडीएच ऑन हो गया, जब बॉडी में वाटर बढ़ गया तो एडीएच ऑफ हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल। एडीएच कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। एडीएच कहां स्टोर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस खाली दिमाग थोड़ा सा चिपका के रखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझते चलना है कि बॉडी में वाटर बैलेंस करने के लिए कैसे हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। और अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम ही काफी है, ये अपने आप में एक सिस्टम है भाई साहब, RAAS। ये है RAAS, जिसको कहते हैं पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, जिसका पूरा नाम है रॉस रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। देखो ये भी सिस्टम है, सिस्टम। तो कह रहे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो रिलेटेड है तीन अलग अलग हार्मोन से। आप देखो तीन हार्मोन, रेनिन हार्मोन है, एंजियोटेंसिन भी एक हार्मोन जैसा, और एल्डोस्टेरोन भी हार्मोन। कह रहे तीन फैक्टर्स मिलकर के इस सिस्टम को बनाते हैं। इस सिस्टम का एक्टिवेशन कब होता है? जैसे ही लो ब्लड वॉल्यूम, अगेन फिर से देखें, जैसे ही लो ब्लड वॉल्यूम होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ या ब्लड वेसल पे लगने वाला जो प्रेशर है लो ब्लड प्रेशर हुआ। कह रहे हैं ब्लड वेसल की वॉल पे लगने वाला प्रेशर है वो घट रहा है, इंसान के शरीर में पानी की कमी हो रही है, इंसान के ब्लड के अंदर प्रेशर में घटोतरी हो रही है। कह रहे लो ब्लड वॉल्यूम या लो ब्लड प्रेशर जब होगा तो ऐसे में अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट GFR भी कम हो जाता है। क्या कर देगा? ये GFR को भी कम कर देता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो जाता है। कह रहे इस प्रोसेस के दौरान जैसे ही लो ब्लड वॉल्यूम हुआ, GFR जैसे ही कम हुआ, ऐसे में सेंसिटिव एरिया ने सेंस किया ये मैसेज, अब जेजी सेल्स कम इनटू पिक्चर। कह रहे जेजी सेल्स जो स्पेशल सेल्स होती हैं, ये स्पेशल सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं और यहां से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम है, सीक्रेट करती हैं रेनिन नाम का एक हार्मोन। ये रेनिन नीचे अब सीक्रेट हुआ ब्लड में, अब वाया ब्लड, ये देखें ये रेनिन आ चुका है ब्लड में, ब्लड के अंदर रेनिन आ चुका है जो कि एक हार्मोन है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड, ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड। कहां जाएगा? ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड। ये ब्लड से होता हुआ पहुंचाया जाएगा कहां? लिवर से निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये जो हमारा लिवर है ना भाई, ये जो लिवर है ना, ये लिवर जो है, ये लिवर से एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये जो आपका लिवर है, बस इसे मान लो कि तुम्हारा लिवर है भाई, ये लिवर है, और इस लिवर से केमिकल प्रोड्यूस होता है, एक इस लिवर की ब्लड वेसल से केमिकल प्रोड्यूस होता है ब्लड के अंदर। कहां पे प्रोड्यूस किया है? ब्लड के अंदर प्रोड्यूस किया है। कहां प्रोड्यूस किया है? ब्लड के अंदर केमिकल प्रोड्यूस किया गया है, लिवर ने प्रोड्यूस किया। ध्यान से सुने, कह रहे हैं लिवर ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया है, लिवर ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया है, लिवर ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया। फटाक से आ जाते पॉइंट पे। कह रहे ये देखो ये रेनिन ब्लड से होकर के आया। कहां से आया? रेनिन ब्लड से होकर के आया, और जैसे ही रेनिन ये ब्लड में आता है, लिवर ने केमिकल प्रोड्यूस किया था जिसका नाम था एनजीओ, लिवर ने केमिकल प्रोड्यूस किया जिसका नाम था एंजियोटेंसिनोजन। टेंसिनोजन ब्लड में आया हुआ है ये, और ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, देखिए नाम में समझे, एंजियोटेंसिनोजन ये एक इनएक्टिव प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है ये एक इनएक्टिव प्रोटीन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। कह रहे जैसे ही रेनिन आती है इस एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देती है, इसे AG1 कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे AG1 कहते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि रेनिन का रोल यहाँ पे क्या था, तो आप बताओगे रेनिन जो होती है, रेनिन एक ऐसा केमिकल है जो प्रोड्यूस किडनी ने किया था, जिसे प्रोड्यूस किडनी ने किया था, लेकिन ये रेनिन करती क्या है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करती है। अब ये जो AG1 है, AG1 जो होता है, इस AG1 को AG2 में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? इसे AG2 में कन्वर्ट करने का काम करते हैं हमारे लंग्स की ब्लड वेसल, जो हमारी लंग्स की वॉल होती है। ध्यान से सुनेंगे यार, ये हमारा लंग्स जो है, इसकी वॉल में जो ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ की जो ब्लड सप्लाई, लंग्स की वॉल में जो ब्लड सप्लाई होती है, वो सीक्रेट करती है एक और केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कन्वर्टिंग एंजाइम।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप पढ़ रहे हो, कह रहे जैसे ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स से ये ब्लड में आएगा, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है, जो इसका एक्टिव फॉर्म होता है। एंजियोटेंसिन 2 इसका एक्टिव फॉर्म होता है। फाइनली यही AG2 हमें चाहिए था, मतलब इस पूरे सिस्टम के दौरान, इस पूरे रास के दौरान जो हमारा पर्पस था वो एक्टिवेशन ऑफ AG2। क्या काम है AG2 का, ध्यान से सुनेंगे। AG2 जिसे हम एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं, एंजियोटेंसिन कहते हैं, एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं, ये खुद एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है ये। और वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब ये ब्लड वेसल्स की वॉल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, दैट कॉन्स्ट्रिक्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल की वॉल में कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और इसकी वजह से इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, बीपी बढ़ाता है। इसके अलावा दूसरा काम देखें, कह रहे ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी एड्रीनल ग्लैंड में एड्रीनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को एक्टिवेट करता है, और उस एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज करवाता है हार्मोन जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का नाम यहाँ पे आप समझेंगे, ये एल्डोस्टेरोन जो सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन कहा जाता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है, ये जो होता है स्टेरॉइडल नेचर का हार्मोन होता है। एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ये हार्मोन प्रमोट करता है, दैट हार्मोन प्रमोट्स, ये क्या प्रमोट करता है? दैट हार्मोन प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। कौन सा आयन? सोडियम आयंस फ्रॉम डीसीटी। याद करो मैंने बताया था कंडीशनल वाटर एब्जॉर्प्शन, कंडीशनल वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, तो कह रहे पहले डीसीटी से सोडियम एब्जॉर्प्शन होगा, व्हिच इज फॉलोड बाय वाटर, फॉलोड बाय वाटर। पहले सोडियम, जहां जहां सोडियम उसके पीछे पीछे पानी चल पड़ेगा। कह रहे जब नेफ्रॉन के डीसीटी से सोडियम अब्सॉर्ब होता है, उसके पीछे पीछे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, मतलब बॉडी के अंदर वाटर बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर सोडियम बढ़ रहा है। सोडियम खुद भी एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, कह रहे सोडियम खुद वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ओवरऑल ब्लड के अंदर वाटर बढ़ गया, ब्लड के अंदर सॉल्ट बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम फिर से वापस नॉर्मल पे आ जाता है। अल्टीमेटली इन सब का रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर ब्लड का प्रेशर राइज हो जाएगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कहानी कुल मिला के सिंपल है, मैंने कहा किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी में वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए एक सिस्टम है रास। इस रास में नाम से ही समझ में आता है एंजियो प्लस टेंसिन। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एंजियो का मतलब होता है ब्लड वेसल, एंजियोस का मतलब होता है ब्लड वेसल। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल कॉल्ड एंजियोलॉजी, पहले भी बताया हुआ है। ब्लड वेसल्स को एंजियो कहते हैं, और टेंसिन का मतलब होता है प्रेशर, टेंसिन का मतलब होता है टेंशन। तो ब्लड वेसल में टेंशन पैदा कर दे, ब्लड वेसल में जो टेंशन पैदा कर दे, उसी सिस्टम का नाम है रास। और ये रास का जो सिस्टम है वो हमारी बॉडी में कब एक्टिवेट होता है? जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। जब जीएफआर घट जाता है तो जेजी सेल एक्टिवेट होकर रेनिन प्रोड्यूस करती है, रेनिन ब्लड से होकर के पहुंचता है ब्लड के अंदर, तो वहां पे एंजियोटेंसिन जो लिवर ने भेजा था, वो एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट किया गया पहले AG1 में, फिर लंग्स ने एक और एंजाइम ऐड किया जिसका नाम है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसने कन्वर्ट किया, इसने बना दिया किसको? AG2 को बना दिया। और अल्टीमेटली जो हमारा टारगेट था वो AG2 बनाना। जब AG2 बन गया तो AG2 ने क्या किया? AG2 ने ये किया, ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो गया, ब्लड प्रेशर फिर से अच्छा हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, रास के जस्ट अपोजिट है ANP। कह रहे जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होने लगेगा, कह रहे जब रास की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ने लगेगा, जब रास की वजह से, जब रास एक्टिव होगा और ब्लड प्रेशर राइज करने लगेगा, रास एक्टिव हुआ, अब ब्लड प्रेशर राइज करने लगा, राइज इन ब्लड प्रेशर होने लगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। इसकी वजह से अब क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है, दिस स्टिमुलेट्स द वॉल ऑफ एट्रिया, वॉल ऑफ एट्रिया को स्टिमुलेट करता है, और एट्रियल वॉल से प्रोड्यूस होता है दैट सीक्रेट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, सीक्रेट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, एक केमिकल जो पेप्टाइड नेचर का है, पेप्टाइड हार्मोन इसे कहते हैं। दिस हार्मोन इज ANF, या इसी को ANP भी कहा जाता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या पेप्टाइड, इसे कहते हैं एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर या पेप्टाइड। क्या करता है ये फैक्टर, या जो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, ये अपोजिट टू रास है, रास को स्विच ऑफ कर देता है। ये है एंटागोनिस्टिक टू RAAS, क्योंकि जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड में वाटर बढ़ेगा, ब्लड में वाटर की अमाउंट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर हमारे लिए घातक हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन में रिजल्ट कर सकता है, हमारी किडनी डैमेज, ब्रेन डैमेज में रिजल्ट कर सकता है। उसे स्टॉप करना है, तुरंत ऑफ करना है। हार्ट की वॉल से एक मैसेंजर रिलीज हुआ, ANP आएगा, ANP कहेगा किडनी से भाई बस करो, प्रेशर बढ़ रहा है। क्या करेगा? ये एंटागोनिस्टिक टू रास है, इनहिबिट कर देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ये फीडबैक मैकेनिज्म कह रहा है नेगेटिव फीडबैक टू JG सेल्स, किसके लिए? JG सेल्स को नेगेटिव फीडबैक देता है और इनहिबिट करता है, एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ रेनिन। और जब रेनिन का प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा तो क्या होगा? जब रेनिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। तो पहला स्टेप नेगेटिव फीडबैक दिया, दूसरा स्टेप प्रमोट करता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, तो कह रहे लॉस ऑफ सोडियम, और उसी के साथ साथ फॉलोड बाय वाटर, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर विद यूरिन, यूरिन डाइल्यूट हो जाती है, डाइल्यूट यूरिन हम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे हमारे बॉडी में यही मैकेनिज्म्स काम करते हैं। मतलब दिन में आपने देखा होगा पानी की अमाउंट ज्यादा बढ़ा, तो अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हो, ऐसे टाइम पे क्या होता है? यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पानी बहुत देर से नहीं पिया तो यूरिनेशन की अमाउंट कम हो जाती है। कर यही सिस्टम काम कर रहे होते हैं। जब रास एक्टिव है, तो यूरिनेशन कम करोगे आप, जब रास इनएक्टिव होगा तो इसके यहाँ से ANP एक्टिवेट हो जाएगा, तो ANF जो होता है एंटागोनिस्टिक टू रास, नाम से ही समझ आ जाएगा। एट्रियल मतलब एट्रिया से, नाइट्रियम का मतलब सोडियम होता है, नाइट्रियूरेटिक फैक्टर,
नाम से ही आपको बहुत सारी बायोलॉजी क्लियर हो जाएगी, पूरी बायो का मैक्सिमम पार्ट आप देखोगे वहां पे नाम से ही समझ में आ जाता है। एट्रियल का मतलब सोर्स है, ये एट्रियल वॉल, हार्ट की एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल। और नाइट्रियूरेटिक, नाइट्रियम होता है सोडियम। क्या होता है नाइट्रियम? किसको कहते हैं? नाइट्रियम का मतलब होता है सोडियम, इसीलिए सोडियम का नाम नाइट्रियम Na की वजह से, Na इसी वजह से रखा है क्योंकि उसे कहते हैं नाइट्रियम। नाइट्रियम प्लस नाइट्रियूरेटिक का मतलब होता है यूरिन में, यूरेटिक। तो नाइट्रियूरेटिक का मतलब लॉस ऑफ सोडियम विद यूरिन। जब लॉस ऑफ सोडियम होगा यूरिन में तो देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर भी होने लगेगा, लॉस ऑफ वाटर विद यूरिन, और यूरिन बिकम्स डाइल्यूट। क्या हो जाएगी? यूरिन का डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगी। यही सिस्टम हमारे बॉडी में, ये तीन तरह के सिस्टम काम करते हैं। मैंने बताया, पहला बताया हाइपोथैलेमस, पहला बताया एक है हाइपोथैलेमस जहां से एडीएच प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से एडीएच प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरा बताया मैंने किडनी की जे जी सेल्स होती हैं जो रोल प्ले करती हैं, वो रिलीज करती हैं रेनिन, और ये एसोसिएटेड एक सिस्टम से जिसे कहते हैं रास। और तीसरा बताया मैंने एएनपी जो कि हार्ट की वॉल से रिलीज हो रहा है, एट्रियल वॉल से रिलीज हो रहा है, हार्ट की एट्रिया से रिलीज हो रहा है, तो हार्ट वॉल से जो रिलीज होगा वो होगा एएनएफ। ये तीन फैक्टर मिलकर के इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ये है स्पेशल मैकेनिज्म, ये है स्पेशल रेगुलेशन हमारी किडनी के फंक्शन का, ये है कांसेप्ट हमारी किडनी के फंक्शन का। एक एक बात पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल, पूरा एकदम उसके डाइसेक्शन करके, पूरा खोल खोल के एक एक बात के एक एक धागे उधेड़ उधेड़ करके समझाए जा रहे हैं आपको, एक एक लाइन समझाई जा रही है। एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट, कोई भी पन्ना मिस नहीं होगा आपसे। नेक्स्ट क्लास में हम काउंटर करंट मैकेनिज्म समझेंगे, हम डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, यूरिनेशन का प्रोसेस, मैच्योरेशन डिस्कस करेंगे। अगली क्लास का करें इंतजार, अगली क्लास होने वाली है धुआंधार। आज की क्लास यहीं समाप्त करने वाले हैं। इस क्लास में जो हमने डिस्कस किया आज, उस कहानी को आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। पहले क्लास नोट्स पढ़ेंगे, फिर आप करेंगे एनसीईआरटी का रिवीजन, कम से कम 2 टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज करें, डीपीपी सॉल्व कर लें, और क्वेश्चन भी दिए हैं मॉड्यूल्स के नंबरिंग वाइज जो दिए हैं, आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36 टू 50 लगा डालेंगे। और आज हमने जिन पॉइंट्स को फोकस किया, एम्फसाइज किया, उसमें हमने रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन पढ़ा, जेजीए, ट्यूबुलर फंक्शन और यूरिन फॉर्मेशन, एनसीईआरटी के कंटेंट्स के साथ हमने इसको कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। मेन टारगेट होगा अबाउट काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये काउंटर करंट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चिंता नहीं करने का, सब कुछ पढ़ना